अब्दुल्ला साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करती हूँ कि ट्रम्प जो ये दावा कर रहा है कि हम ईरान से वापस आते हुए क्यूबा पर भी अटैक कर देंगे, तो अब इसका मतलब ये समझ आ रही है कि जैसे पहले जंग छेड़ ली थी और उसके बाद अमेरिका को ना वियतनाम में समझ आ रही थी ना अफगानिस्तान में समझ आ रही थी, वो वही की वही ईरान की जंग को भी छोड़कर अगला नया स्टेप क्यूबा की तरफ जाना चाह रहा है, या फिर ये सब बयानात की हद तक है और अमेरिका ये चाह रहा है कि जंग दोबारा शुरू ना हो, किसी तरीके से धमकियां देके ईरान को डरा लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। और एक बात तो तय हुई, जो आपने अपने बयानिए से बात की, वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि जी हम 14 दिन में अगर मुकम्मल ताकत के साथ लगें तो 14 दिन लगेंगे। तो फिर अमेरिका ने तो जो पहले हमला किया था उसके अंदर जो पेंटागन ने उनको ब्रीफ किया था, उस वक्त के ज़ाहिर है उनके जो मिलिट्री कमांडर और उस टाइम पे भी जनरल डैन केन तो मौजूद थे, जॉइंट चीफ, तो उन्होंने तो 48 घंटे का गलती से टाइम तो नहीं दिया था। तो 48 घंटे का वो टाइम तब, जबकि उन्होंने तब भी हमला तो पूरी कुव्वत से किया था और तब तो इजराइल साथ था उनके। तो क्या फिर इजराइल के साथ होने के अंदर वो 48 घंटे में कब्जा कर लिया? 40 दिन हो गए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर पाया। इसलिए ये अपनी जो लोकल मार्केट है, देखिए आप और मैं और जितने भी हमारे तजज़ियाकार हैं वो ज़्यादातर बात कर रहे हैं अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत कम लोग हैं जो ये बात को समझते हैं या देखते हैं कि अमेरिका के लिए क्या मुश्किलात है, ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हम क्योंकि बड़ा देखते हैं, जैसे वही ऐसी बात है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी जीप है और आपके पास एक कार है, और लाजमी हमारे लोग ये फैसला कर लेते हैं कि जनाब जीप वाले का तो कार वाले के साथ मुकाबला ही नहीं, जीप वाला तो निकल जाएगा आगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, अक्सर कार वाला निकल जाया करता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि उसके पास एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है, उसके अपने स्किल्स होती हैं, और फिर वो कितना ज़्यादा डेस्परेट है इस जंग को जीतने के लिए, ये है देखना। ईरान के लिए मसला डू और डाई का है, उनकी एग्जिस्टेंस का है, जबकि अमेरिका के लिए ये मसला एग्जिस्टेंस का नहीं है, उनकी सलामती का नहीं है। इसलिए अमेरिका जब ये जंग जीतेगा या लड़ेगा, जब मैं बात कर रहा था तारिक बिन ज़ियाद, मुझे याद आ गए। तारिक बिन ज़ियाद ने जब कश्तियाँ जलाई थीं कुस्तुनतुनिया के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि दो रास्ते हैं, एक मौत का और एक फतह का। क्योंकि कश्तियाँ तो ख़त्म हो गई, तो या लड़के दुश्मन के साथ मर जाओ या फतह हासिल कर लो। यही ईरान जो है मामला, ये ईरान का है। ईरान ने ये फैसला कर लिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनकी अपनी जो लोकल वहाँ अमेरिकन पॉपुलेशन है उसको खुश करना चाहते हैं। 55% से ज़्यादा नीचे ग्राफ गिर जाना, हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे होना, कांग्रेस के अंदर आए दिन पीट हेग्जिट और दीगर की दुर्गत बनना, दौरान जंग 4 बड़े लोगों को जो है वो साथ ये कहना कि ईरान के अंदर इंतशार है, और दूसरी जानिब अपने आर्मी चीफ को निकाल देना, अपने नेवल मिनिस्टर को निकाल देना, अपने जो अटॉर्नी जनरल को निकाल देना और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को निकाल देना। फिर कहते हैं कि जनाब झगड़ा तो ईरान के अंदर मौजूद है, वहाँ तो लोगों को जो है वो आपस में इख्तलाफ राय है। अभी कभी कहते हैं कि जनाब वो जो इब्राहिम रईसी साहब हैं उनके, सॉरी इब्राहिम रईसी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो वफात पे शहीद हो गए, मैं बात कर रहा हूँ इसकी। कभी वो कहते हैं कि जनाब बाकर कालीबाफ और उनके जो लीडरशिप है IRGC के, उसके अंदर आपस में इख्तलाफ राय है। कभी कहते हैं अब्बास इराक़ची साहब जो है उनसे नाराज़ हैं, मसूद पज़ेश्कियान। ये सब बातें हैं, ये वही बातें हैं जो भट्ट साहब भी जानते हैं, आप भी बेटे जानती हैं कि जब क्या हुआ था अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान में कहते थे कि वह मुल्ला रसूल ग्रुप है, वो तालिबान के अंदर जो है फूट पड़ी हुई है। फिर हमने क्या देखा 2021 को रात की तारीख में, वो सिर्फ जो मैदान जंग में हासिल नहीं ना कर सका गुल साहब, होता है कि धमकियों से, बयानात दे के, आपस में फूट डलवा के किसी तरीके से ईरान को रास कर लिया जाए। बट साहब, अब क्या आगे आइंदा आने वाले दिनों में क्या जंग दोबारा शुरू होने का कोई खतरात? कह तो रहे हैं कि अगले हफ्ते से इस्लामाबाद में दोबारा से पीस टॉक शुरू हो जाएंगे, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या मिडल ईस्ट में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है? आपको ऐसा लग रहा है कि अगर जंग की तरफ दोबारा हालात जाते हैं तो अब ईरान के पास तो यही है ना कि वो इनके हवाई अड्डों पे अटैक करे जो कि मिडल ईस्ट में मौजूद है।
जी फिजा दुरुस्त फरमा रही हैं, दो बातें कर रही हैं। एक तो आप डील की बात कर रही हैं, इस्लामाबाद की बात कर रही हैं, और एक अमेरिका और यूरोप में कशीदगी की बात कर रही हैं। तो पहला जवाब तो ये है, जो अमेरिका और यूरोप में कशीदगी है वो बहुत अब बढ़ती जा रही है, यहाँ तक दुरुस्त है। इवन के जर्मनी से भी अमेरिकी फ़ौजें जो हैं वो वापस आना शुरू हो गई हैं। मतलब कि अगर आप ट्रंप की बात करें तो हर बंदे से ही लड़ता जा रहा है। जैसे आपने क्यूबा का सवाल अभी अब्दुल्ला भाई से किया था कि क्यूबा से भी जनाब वो कहता है हम जाते हुए क्यूबा पर कब्जा करेंगे, उसको सरेंडर करना पड़ेगा। वहाँ भी आप नए जजीरा, यार बात ये है वो जैसे हंगरी मैन नहीं होता उस तरह का ट्रंप भाई बनते जा रहे हैं। लेकिन मैं आखिरी दो बातें सिर्फ ये करूँगा कि अगर आप गौर करेंगी ना अमेरिका और यूरोप में, तो सदर ट्रंप ने इटली और स्पेन जैसे ममालिक पर भी तनकीद कर दी है। अच्छा, जो जर्मनी के चांसलर हैं उन्होंने तो वाज़ह तौर पर कह दिया कि ट्रंप को जिल्लत अमेज का सामना है। अब यानी जिल्लत का लफ्ज़ जर्मन की तरफ से आना ट्रंप के लिए ये बहुत अनबिलीवेबल मेरे ख्याल में बात ये है। अब सवाल यह, और जो बात आपने की इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में बिल आखिर मेरा ख्याल है मुज़ाकरात होनी है। ईरान की तरफ से चीज़ें चली गई हैं, अमेरिका में कुछ नरमी आई है। लेकिन मैं इससे कबल की अगली बात पे जाने से पहले अब्दुल्ला भाई, आपने जो अभी बातें की हैं वो आपने भी फरमाया है कि ट्रंप जो है वो मस्त हाथी की तरह घूम रहा है जंगल में। मैं भी इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ कि वो इसी तरह रोंद रहा है, घास उड़ाता जा रहा है। लेकिन अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें अब्दुल्ला भाई, तो ईरान जो है अब उसने फिर कुछ तजवीज़ दी हैं। मैंने आज सुबह जो इंटरनेशनल मीडिया भी स्टडी किया है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो भी कह रहा है कि अब ईरान में कुछ नरमी आ रही है। और नरमी आने की वजूहात जो है वो ये है कि वहाँ तेल के जो कुएँ हैं, तेल के कुएँ उसने निकालना है, तेल निकलना है और उसने स्टोर करना है या बाहर के ममालिक में भिजवाना है। अब अगर तेल के कुओं से तेल निकलता रहे तो उसको यहाँ तो कम कर दिया जाए या स्टॉप कर दिया जाए, वो बाद में बहुत अखराजात आ जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ और ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका ने तो ईरान पर हमला कर दिया, तहस नहस कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई रिजीम चेंज नहीं हुई। बट जब वो माशी तौर पर तेल के कुएं स्पेशली और दूसरी चीज़ों से इसको सक्रिय कर रहा है, तो आप नहीं समझ रहे कि ईरान भी कुछ नरमी में आता जाएगा? अब्दुल्ला भाई। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जब आप बात कर रहे थे तो हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि मुझे वो मौला जट फिल्म याद आ गई। नूरी नत एक किरदार था जो ये कहता था कि या अल्लाह मुझे कोई दुश्मन दे दे कि मैं लड़ लूँ उसके साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अमेरिका के नूरी नत हैं। तो मौला ने मौला ना मारे तो मौला नहीं मारता। तो इसमें वो भी यही कहते हैं ना कि ट्रंप को सिर्फ ट्रंप रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। तो ये मतलब वहाँ के नूरी नत हैं। देखिए बहरहाल अब मसला यहाँ आपके दो तीन बातें। पहली बात यह है कि इस्लामाबाद में टॉक्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि चाइना जाना है, और चाइना जाने के वक्त बात क्या करेंगे, टेबल पे क्या बात करेंगे कि जनाब मेरी लड़ाई चल रही है ईरान के अंदर, मैंने वहाँ आपको चोक पॉइंट आपके रखे में हैं, ईरान का तेल जो चाइना को जाता है उसकी बंदिश की हुई है, दूसरी जानिब मेरी आबनाए मलाका के ऊपर नीयत बद हुई हुई है, तीसरी जानिब मैं आबनाए ताइवान के ऊपर नज़रें जमाए बैठा हूं ताकि चाइना की कंटेनमेंट की जा सके, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसकी एनर्जी सप्लाईज को रोका जा सके। ये बात लेके जाएंगे। 700 बिलियन डॉलर की तिजारत है हजूर। तो ये चाइना अगर उनसे दूर होगा तो अमेरिकन खाएंगे क्या और लगाएंगे क्या? और फिर ये पैसा जो आएगा ये मशरिक़ वुस्ता से आएगा। मशरिक़ वुस्ता के 3 ट्रिलियन डॉलर के 3.25 ट्रिलियन डॉलर के मुआहदात हैं, उनका तो जनाजा निकल चुका है जनाब।